This program is sponsored by National Book Trust India. आदाब, नमस्कार नाजरीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम किताब कायनात के इस शुमारे में। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ उन्वान की किताबें शामिल करते हैं। हमारे प्रोग्राम में जहां तहज़ीब व सक़ाफ़त है, जहां अदब व तारीख़ है, वहीं सक़ाफ़त के मुख्तलिफ़ रंग भी हैं। आज के इस प्रोग्राम में जिस किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है हिंदुस्तान की लोक कहानियाँ। जी हाँ नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान डॉक्टर शिव प्रकाश जी हैं, JNU के CIL में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस बात से कि इस किताब से गुज़रते हुए आपको सबसे अहम और अलग बात क्या लगी? देखिए, ये किताब लोक हिंदुस्तान की लोक कहानियों पर मुश्तमिल है। इसके मुसन्निफ़ मुल्कराज आनंद है। इस किताब को तर्जुमा किया है उर्दू में अब्दुल्ला खां ने। तो ये किताब बेसिकली 9 कहानियों पर मुश्तमिल है, जिसकी जो 44 सफ़हात पर है। और बेसिकली इसमें ये जो कहानियाँ हैं आम जनता या आवाम की कह लीजिए। लोक का मतलब ही होता है आवाम। लोक अदब दरअसल जो आवाम के बीच या आवाम की जो बातें होती हैं उसको लोक अदब कहा जाता है। उसको कहानी के रूप में जो तैयार उसकी जो बुन्नत होती है, जो उस कहानियाँ बनाई जाती है, गढ़ी जाती है, उसको हम लोक अदब कहते हैं। तो सर, एक ज़माना था जबकि हम दादी नानी से कहानियाँ सुना करते थे। जी। वो एक दौर था। फिर उसके बाद रेडियो पर भी कहानियाँ सुनाई जाती थी। और ये कहानियों का मकसद, जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि समाज में इस्लाह हो और मोरल टीचिंग के लिए भी ये चीज़ें थी। जी। तो आज के इस दौर में जबकि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है और क्या कहते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, उस दौर में इन कहानियों की और इस किताब की अहमियत पर रोशनी डाली कि ये कितनी अहम है आज। जी। तो जो आपने कहा कि दादी और नानी जो हमें कहानियाँ सुनाती थीं, उसका मकसद होता था कि एक तो बच्चों की इस्लाह हो। जी। और उसमें अखलाकियात और नए सबक, नए लेसन्स जो उनको ज़िंदगी जीने में, उनको बेहतर बनाने में, कह सकते हैं दुनियादारी की सारी चीज़ें उनको सिखाने के लिए ये कहानियाँ दादी और नानी और या बुज़ुर्ग जो हमारे होते थे वो सब सुनाते थे। और वो ये कहानियाँ सीना पर सीना चलती थी। तहरीरी तौर पे ये कहानियाँ नहीं होती। हम सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं या जातक कहानियाँ हैं। जी, जातक कथाएँ, जिसमें और पंचतंत्र की कहानियाँ एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल हुई। एक वक्त ऐसा भी आया कि जो हिंदुस्तान की जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं वो हिंदुस्तान में रही ही नहीं, बल्कि दूसरी ज़बानों अरबी ज़बान से दोबारा जो है हिंदुस्तान में ये जातक कहानियाँ वापस आई। जी। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि ख़त्म हो चुकी थी हिंदुस्तान से। जी। सर, इस किताब में जो मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं जिनसे हम दर्स देती हैं, जी, आप इन किताबों की अहमियत इस किताब के ज़रिए कितनी नुमायाँ है कि क्या कहती हैं ये किताबें? देखिए, ये किताब जो हिंदुस्तान की लोक कहानियाँ, मुल्कराज आनंद की कहानी है, ये एक तमसीली कहानियों पर मुश्तमिल है। इसमें जो कहानियाँ हैं अलग अलग उन्वान से हैं। तो वो जो बेसिकली इसमें शेर और बकरी या दूसरे जो किरदार दिखाए गए हैं वो दरअसल वो अलामत के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। उसका मकसद है लोगों को दर्स देना, मोरालिटी को बढ़ावा देना,
इन सब चीज़ को बेस बना करके इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। मैं बात कर रहा था आसमान और चाँद और सूरज के हवाले से, तो उसमें चाँद का जो किरदार है वो एक अच्छे किरदार के रूप में मुल्कराज आनंद ने उसको पेश किया है और बताया है कि चाँद कितना अच्छा है और नेक है। तो चाँद दरअसल चाँद जो है अपने वालिद के लिए खाना लेकर के आता है, जैसे उसके सूरज और हवा उसके लिए कुछ नहीं लेके आती हैं, चाँद लेके आता है, कहता कि वालिद साहब मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ। तो एक ये मैसेज दिया है उन्होंने कि समाज में अच्छाइयाँ होनी चाहिए, जिससे हमारा समाज बेहतर बन सके, समाज को एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीने के लायक बनाया जा सके। इस और सर और किसी कहानी का जिक्र करते हुए शेर और बकरी एक कहानी है जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। दरअसल उसमें हौसला और हिम्मत को बेस बना करके उन्होंने एक दर्स देने की कोशिश की है। मुल्कराज आनंद ने शेर ताकत की अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और बकरी को एक मज़लूम और कमज़ोर की अलामत के तौर पे पेश किया गया है। इसमें मुल्कराज आनंद ने ये कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि अगर हौसला और हिम्मत इंसान में हो या हौसले और हिम्मत से के ज़रिए बड़ी से बड़ी मुश्किल को जो है फ़तेह किया जा सकता है, जीता जा सकता है। एक सवाल ये कि अब्दुल्ला खान साहब जिन्होंने इसका तर्जुमा किया है उर्दू में, जी, उनकी ज़बान के मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी आसान ज़बान और कितने आसान इस्तारे और जुमले उन्होंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, उसके मतलब आप हमारे नाज़रीन को बताइए। अब्दुल्ला खान ने बहुत ही रमा और बहुत ही आसान ज़बान में इसका तर्जुमा किया है, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बाकी उसमें बहुत कोई इस तरह के कोई मुश्किल अल्फाज नहीं हैं जिसको ना समझा जा सके या किसी तरह की दुश्वारी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। उन्होंने उन्हीं चीज़ों को इसमें दिखाया है जो मुल्कराज आनंद ने लिखा है, बल्कि उसको और बेहतर तरीके से आसान ज़बान में लिखने की कोशिश की है। जो लोग उर्दू के ज़रिए तालीम हासिल करते हैं उन तक मुल्कराज आनंद की ये लोक कहानियाँ पहुँच रही हैं जी। ये भी एक बड़ा ज़रूरी कदम है जी जी जी। और इसके लिए खान साहब की तारीफ़ की जाएगी कि उन्होंने कोशिश से तर्जुमा किया और वो चीज़ें जो कि हिंदी या कि अंग्रेज़ी में दस्तयाब थीं अब उर्दू पढ़ने वालों तक भी पहुँचेंगी जी। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही खुशाइंद है और इस का वेलकम किया जाना चाहिए, इस्तकबाल किया जाना चाहिए और इस तरह की कोशिश और बेहतर तरीके से करनी चाहिए और ये उर्दू किताबें आवाम तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उर्दू जो है हमारी हिंदुस्तानी ज़बान है। ज़्यादातर लोग जानते हैं जो दूर दराज शहरों से दूर हैं, तो वहाँ तक पहुँचेगी तो बेहतर दर्स मिलेगा बच्चों को, समाज को बेहतर बनाने में, बच्चों की तरबियत करने में अच्छा होगा। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया जी और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे, तो चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कायनात। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस हिंदी किताब पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है इंटरनेट युग, बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों की चुनौतियाँ। और इस प्रोग्राम पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान हैं डॉक्टर यास्मीन अशरफ। आप RIENCERT अजमेर में पढ़ाती हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका मैडम इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। किताब का जैसा कि मैडम नाम है, इंटरनेट, बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों की चुनौतियाँ, ये किन बच्चों की बात करती है? ये जो किताब है इसमें बच्चों की जो बात है वो शुरू से लेकर के, यानी कि घर के माहौल से लेकर के स्कूल की दुनिया और बाहरी दुनिया में जो भी बच्चे हैं उन सब के विषय को ये
हमारे विषय की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करती है। जाहिर है कि जब बच्चे इन्वॉल्व हैं तो बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन भी होंगे, और बच्चे जब स्कूली दुनिया में आ रहे हैं तो शिक्षक भी उसमें शामिल होंगे। और ये किताब पूरी तरह से बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों के प्रति क्या उनके चैलेंजेस आते हैं इस बदलते युग में, जहां हम देख रहे हैं कि इंटरनेट बहुत तेज़ी से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो रहा है, जिसको हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में बच्चों की क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, शिक्षकों को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए से पढ़ाने में, और अभिभावकों को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं रोज़मर्रा के कामों को निपटाने में। 21वीं सदी के बच्चे हैं जी, इनके मुतालिक भी इस किताब में शुरू में ही लिखा गया है कि जी ये जी कौन बच्चे 21वीं सदी के बच्चे इस किताब का एक मतलब हिस्सा भी है। 21वीं सदी के बच्चे, जी जी 21वीं सदी के बच्चे से तात्पर्य ये है कि आज की जनरेशन, जिसको हम जेन ज़ी कह रहे हैं, कि आज की जनरेशन में जो बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो आ रहे हैं, और उनकी दुनिया और जब हम एक अभिभावक की दुनिया को देखते हैं तो एक बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो इसमें इंटरनेट का प्रवाह किस कदर बढ़ रहा है ये हम देखेंगे। इस किताब में बहुत बारीकी से इन चीज़ों को दिखाया गया है, बताया गया है। तो बच्चे यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों से शुरू होकर के और फिर वो आगे तक चलने वाले जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक कि हम देखते हैं इस किताब में ये भी जिक्र किया गया है कि जब हम गेम की बात करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं, इसी सवाल पे आ रहे हैं कि किस तरह का प्रभाव, किस तरह के प्रभाव की बात करते हैं इसमें संजीव राय। संजीव राय जी ने बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ को बताया है कि कैसे इंटरनेट हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो गया। मसलन कि हम अगर खाने की बात करते हैं तो खाने के लिए भी हमारे पास मोबाइल ऐप है, जिसके ज़रिए हम खाना ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। सामान ख़रीदना है, हम मोबाइल ऐप से शॉपिंग कर सकते हैं। हमें किताबें पढ़नी है, मोबाइल लाइब्रेरी है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। टिकट बुक करनी है, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हम सभी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से कर ले रहे हैं। पढ़ने पढ़ाने की सामग्री, यहाँ तक कि आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना काल के बाद किस तरह इंटरनेट का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। तो पढ़ने लिखने की सामग्री, तैयारी, पढ़ाई, क्लासरूम्स वगैरह भी अब ऑनलाइन होने लगे हैं। तो ये बच्चे जो है कि दिन भर उसी में लगे रहते हैं। तो ये प्रभाव सकारात्मक हैं कि नकारात्मक? जी, अभी तक तो आपने बताया कि इंटरनेट से हमारी जो सहूलियात हैं, जी, हमें सारी चीज़ें मुहैया हुई हैं, इनका बुरा असर उस पर भी बात हुई है। हाँ, जी बिल्कुल। जी बताइए। जो चीज़, जैसे विज्ञान की हम बात करते हैं, तकनीकी विज्ञान या आविष्कार किसी चीज़ का जब होता है, वो उसके हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो हमें उसकी सीमा को समझना होगा, उसकी बाउंड्रीज़ को, उसके हाशिए को समझना होगा, उसकी हद को समझना होगा कि कहाँ कितना इस्तेमाल करें। इसमें बहुत ही फैक्चुअल बातें बताई गई हैं इस किताब में कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 3 घंटा अगर आप कंटिन्यू मोबाइल स्क्रीन पर होते हैं तो आपकी आंखों के लिए भी इफ़ेक्ट पड़ता है और सेहत पे भी असर पड़ता है। और जो कंटिन्यू मोबाइल में लगे रहने वाली बात है, उसमें एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि बच्चे अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, शिक्षक भी कितनी सामग्री बच्चों को दे रहे हैं। गार्जियंस का रोल क्या है, उनका किरदार क्या होना चाहिए? गार्जियंस का किरदार अवेयरनेस में भी है, और गार्जियंस को असमंजस भी हो जा रहा है कई बार कि हम करें तो क्या करें। मतलब अब बच्चे इंटरनेट, अब जब हम 21st सेंचुरी स्किल्स के बच्चों की बात कर रहे हैं तो आज के ज़माने में बगैर इंटरनेट के काम ही नहीं है। हम हर चीज़ इंटरनेट के माध्यम से ही देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऐप इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, कंटेंट कौन सा मिल रहा है, कोई भी तो ऐसा कंटेंट नहीं आ जा रहा है। तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी गार्जियंस को अवेयर होना पड़ेगा, और गार्जियंस को ख़ुद भी अप टू डेट होना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एक अभिभावक के रूप में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे समय में क्या था, अब जो बच्चे जी रहे हैं उसको हम पुराने अपने तौर तरीके से उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, जो कि मुश्किल है। बच्चे बात ही नहीं मानते हैं, और वो आप बच्चों को जवाब भी नहीं दे सकते। आप इसमें एक बहुत 2 अच्छे टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग और अटैचमेंट पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब ये कि जैसे कि ज़बरदस्ती हर चीज़ में इंटरफेयर करना। अब बच्चे माँ बाप से हर चीज़ नहीं बताते,
वो उनकी अपनी प्राइवेसी का मामला है। उनको ये लगता है कि आप नहीं जानते, आप नहीं समझते, आप नहीं जानेंगे, आप क्यों बार बार मुझे टोक रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे दूर होते जा रहे हैं माता पिता से, वो ना चाहते हुए भी दूरियां बना ले रहे हैं। और जो वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो गई कि बार बार वो उसको हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं। अटैचमेंट पेरेंटिंग की बात है जो वो ये कहता है कि आप बीइंग अ गार्जियन, अभिभावक के रूप में आप बच्चों के प्राथमिकताओं की तरफ अपना नियम, दिनचर्या, जो भी आपकी रूटीन है वो बदल लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए पेरेंटिंग का अटैचमेंट पेरेंटिंग का ये एग्जांपल है कि बच्चे जो है कि रोज़ संडे के रोज़ वो घूमना पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं जाना पसंद करते। उनको लगता है कि एक दिन मिला है तो हम रेस्ट करें। उन्होंने अपनी रूटीन बदल ली कि नहीं ठीक है, आपको जाना पसंद है, हम चलेंगे साथ में। तो बच्चों के साथ में तालमेल बिठा करके जब चल रहे हैं तो वो एक जो पेरेंटिंग है वो अटैचमेंट पेरेंटिंग है। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सख्ती भी ज़रूरी है और नरमियत भी ज़रूरी है। अब टीचर्स का रोल आता है जी। इंटरनेट के हवाले से अभी बात हो रही है कि इंटरनेट का ज़माना, इंटरनेट युग है। जी। तो इसमें टीचर्स का रोल और उनकी अपेक्षाएं और उनके लिए चुनौतियां, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन टीचर्स का रोल तो इसमें सबसे मैं ये कहूँगी कि मुख्य होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आप वही टीचर का ही हवाला लेकर के बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करने लगते हैं। जी। तो टीचर को ये बात समझना होगा कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो बच्चे सही पकड़ रहे हैं कि नहीं, उसमें गार्जियंस को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हम कंट्रोल तो कर रहे हैं, अनुशासन तो बना रहे हैं, लेकिन बच्चों में हम संवेदनशीलता नहीं विकसित कर पा रहे हैं। वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जा रहे हैं बच्चे आज के, तो वो सेल्फ सेंटर्डनेस से बचाना है। टीचर का रोल ये भी है कि आप एक लचीलापन रखिए किसी भी काम में, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने की सामग्री दे रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं या आप किसी चीज़ की जानकारी दे रहे हैं, तो आप हमेशा एक बाउंड्री सेट कर दीजिए कि यहाँ तक ही आपको जाना है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को जानने में, और रुझान भी उस तरफ हो जाता है जिसको आप छुपाना चाहते हैं। तो बहुत ही बारीकी से टीचर को ये समझना होगा और वो बताना होगा। और टीचर का रोल सबसे ज़्यादा इस युग में ये हो जा रहा है कि वो अभिभावकों के साथ ज़रूर जुड़ें, जो कुछ भी वो प्रोवाइड करा रहे हैं मटेरियल भी। और इस युग में अब जब हम शहरों की बात करते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल तो बहुत आसानी से हो जाता है, चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेकिन यही जब हम दूर दराज के क्षेत्रों में हम देखते हैं तो हम वहाँ पाते हैं कि वहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है, तो इंटरनेट पर रखी सामग्री का भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। इसके लिए इस चैप्टर में ये दिया है 21वीं सदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरनेट की उपयोगिता और भविष्य में इंटरनेट का क्या महत्व है, इस पर भी इसमें बात कही गई है। और उसमें ये भी बड़े उससे गहराई से बताया गया है कि किस तरह NIOS, NCERT, CBSE और ये अपनी दीक्षा पोर्टल पर शिक्षण सामग्री प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शुरू से आखिर तक मैं यही कहना चाहूँगी कि नज़रअंदाज हम इसको नहीं कर सकते। गरज के हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट जो कि हमें ढेर सारी सहूलियात फराहम कर रहा है, एक तरह से हमारे लिए इससे एक तरह से दुश्वारी का सबब भी बना हुआ है, मगर इसकी ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक बीच का रास्ता ये चुनौती बना हुआ है, ये इसकी किताब कहना चाहती है। मेरे ख्याल से इसका मैसेज क्या होगा, क्या है मैडम इस किताब का? इसका मैसेज ये है कि हमें बच्चों की ज़रूरियात को समझना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चों को समय देना होगा। हालांकि ये मुश्किल है आज के इस दौर में जहाँ पेरेंट्स वर्किंग हैं और एकल परिवार की बात होती है। पहले संयुक्त परिवार था तो मुश्किल नहीं था, लेकिन एकल परिवार में समय निकालना भी मुश्किल है। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई चुनौतियाँ आ रही हैं तो उसका समाधान कैसे करना है। अगर आप बच्चों के साथ समय नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स, तो खाने के वक्त उस वक्त जो है कि आप बच्चों के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि आप तो उनके अंदर क्या चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। अब चलते हैं हम प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, जहां हम शानुर रहमान की शख्सियत और फ़न के मुताल्लिक़ जानने की कोशिश करेंगे।
उसने आंखें मूंद लीं, अब कोई रुत आया करे, ये जहां अपने किए पर लाख पछताया करे। नाम शानुर रहमान, इब्ने सैयद मुजीबुर रहमान सुहेल अजीमाबादी। पैदाइश 11 दिसंबर 1948, अजीमाबाद पटना बिहार। शानुर रहमान इब्ने सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 11 दिसंबर 1948 को अजीमाबाद पटना बिहार में हुई। इब्तिदाई तालीम घर ही पे हासिल की। राम मोहन राय सेमेंट्री स्कूल से 1965 में मैट्रिक पास किया। पटना यूनिवर्सिटी से एमए समाजियात का इम्तिहान पास करने के बाद सहाफत की राह इख्तियार करनी चाहिए, मगर वालिद मोहतरम सुहेल अजीमाबादी की हिदायत के मुताबिक ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत में आ गए। फिर वहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रेडियो पटना की हैसियत से सुबुकदोश हुए। मिजाजन वो बेहद सादा दिल, बेबाक और दर्दमंद इंसान हैं और वसी समाजी ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। शानुर रहमान की अदबी जिंदगी का आगाज 1970 के आसपास हुआ। उन्होंने कुछ मज़ामीन भी लिखे, मगर बहुत जल्द सिर्फ शायरी के साथ वाबस्ता रह गए। शायरी में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर शायद किसी से इस्लाह नहीं ली, मगर अल्लामा जमील मजहरी को अपना उस्ताद मानवी मानते हैं। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें कैफ अजीमाबादी अवार्ड मिल चुका है। शानुर रहमान फिलहाल कई बरसों से अलील हैं और मोहल्ला नोखरमा सुल्तानगंज पटना में मुकीम हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की दुआ करते हैं। एक शेरी मजमुआ ज़ेर तरतीब होने की इत्तला है। शानुर रहमान की गजलों में एक खास तेवर का बासानी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तेवर में एक तरफ तो तसव्वुफ के बाज़ बुनियादी अज्जा मसलन कनात, बेनियाजी और खुद आगाही की आमेजिश है, और दूसरी तरफ एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद भी। नमूना कलाम के तौर पर ये शेर पेश खिदमत हैं। गुलों से बैर है, कांटों से आशनाई है, ये कैसा शहर है, कैसी यहाँ खुदाई है। हम अपने अहद रफ़ाक़त को क्या करें मौला, जहाँ भी जाएं वहाँ मौसम जुदाई है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये शुमारा यहीं ख़त्म होता है। प्रोग्राम किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। This program was sponsored by National Book Trust, India.